हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है पलटन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, फिजिक्स फैकल्टी, फिजिक्स मेंटोर प्रिंस त्यागी स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे फिजिक्स विद प्रिंस। बेटा, ये आपका खुद का परिवार है और परिवार के अंदर शेयरिंग इज केयरिंग। तो जितने भी नीडी बच्चे हैं जिन्हें नीड है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इस चैनल को आप उन्हें शेयर करिए। मैं नहीं कह रहा कि आप इसे वर्ल्ड वाइड फेमस कर दीजिए, बस उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो एक्चुअली इसे डिजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कोर्स बेका नहीं जाता एज अ सेल्स में। तो बेटा, बोर्ड के ऊपर अगर हम काम की बात करें तो बोर्ड के ऊपर लिखा है प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1 के अंदर वी हैव कवर्ड द थियोरेटिकल पार्ट एंड फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट द न्यूमेरिकल्स। और आप जैसे कि जानते भी हैं इस बात को कि थ्योरी पार्ट को पढ़ने के बाद अगर इंप्लीमेंट करना नहीं सीखा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं करे, तो आर नॉलेज इज मोर देन एवरेज। हाँ, ये बिलो एवरेज, वी कैन से बोथ द वर्ड्स। So let's start with the projectile motion part 2 and we can implement the theoretical part as well. ये मेरी इंस्पिरेशन है, जय हो नीम करोली वाले बाबा। जैसा कि आप लोग जानते हैं और अभी तक आपने देखा है कि हमने पार्ट 1 के अंदर कितना कर लिया था, इसके टाइप्स वगैरह कुछ करे थे, लास्ट टॉपिक चेंज इन मोमेंटम किया था, याद है ना? याद हो तो कल देख लेना। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी आज एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके। बेटा, आपको पता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल दो तरह की एनर्जी होती है। अगर बॉडी चल रही है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन मोशन, देन इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और उस केस में हम सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इट इज हाफ mv स्क्वायर व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट or in a when body is at rest or at a height, then this is called what? Potential energy. एक्चुअली ना ध्यान भंग हो गया, ये इससे टच हुआ, यहाँ पे निशान बन गए, तो ये दिमाग कंफ्यूजन में आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। चलिए भैया, सिंपल बात बताएं तो इन दोनों को जोड़ के ही हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी। और आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो जिस एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो वो पोटेंशियल थी ना वो काइनेटिक थी, वो थी कौन? टोटल एनर्जी। तो बेटा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो आप सभी को पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी या इसका जो वेलोसिटी वो जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती, वो दोबारा नीचे आने लगती है। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम। अगर हम यहां पे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम। कुल मिला के पोटेंशियल को बढ़ाओ या काइनेटिक को बढ़ाओ, टोटल एनर्जी को कैसे रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रहना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम प्रोजेक्टिंग द बॉडी एट व्हाट एंगल? एट एंगल थीटा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करो, तो आपके दिमाग में एक ही तरीके का मोशन आता है, विच इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में भी लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पास भी एक हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन जैसा कि आप भूल रहे हैं कि पोटेंशियल दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल फॉर द 2D मोशन एंड द 2D मोशन वी हैव टू सेगमेंट, या तो एक्स वाई होगा, मतलब दो एक्सेस होती है। तो इसमें वी वाई की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है और वी एक्स की जो वैल्यू होती है वो यू एक्स के बराबर होती है। कितनी होती है? यू कॉस थी। तो अगर मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालने लगूं तो मुझे एक बात तो समझ आ रही है कि इस वाले सेगमेंट की तरह यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो तो होने से रही। अगर मैं जीरो मतलब ओ पॉइंट की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी एट ओ पॉइंट इज हाफ एन यू स्क्वायर। सर यू स्क्वायर क्यों करा? क्योंकि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, so we simply take u as a speed. अगर हम ए की बात करें, ए के ऊपर बात करें तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी ए पे कौन सी? ये है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं उस फॉर्मूले के अंदर इसे पुट कर दूं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर बनाएंगे द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विच इज एट ए, देन इट वुड बी काइनेटिक एनर्जी एट द लोअर पॉइंट ओ, और साथ में कौन आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा।
यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली तो यार कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली, बेसिकली किस पे डिपेंड करेंगे, थीटा पे। और आपको यहां से एक बात बता दूं कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नेवर इक्वल टू जीरो बट इट कैन बी मिनिमम। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए था कि जब वर्टिकली अपवर्ड जाते तो यहाँ पे 1D लेते तो एक ही सेगमेंट एक ही स्पीड लगा दी, यहाँ पे दो सेगमेंट, एक से जीरो हो भी गया तो दूसरे वाला काइनेटिक एनर्जी हमें प्रिवेल करके दे देगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो जनरली यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कह दिया कि भाई थीटा का जो एंगल है वो 45 है, तो आप जैसे ही आप पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। मतलब मैं कह सकता हूं कि जब 45 डिग्री एंगल पे मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी सर, लोएस्ट पॉइंट के भी हाफ होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो करवा लिया ना, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो हो ही रहा है किसी भी तरीके से। क्लियर है इतनी बात। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आके देखो काइनेटिक एनर्जी दोबारा मैक्सिमम हो जाती है। शायद आप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम लोग एक और चीज समझाने चाहते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है, मतलब जो स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रहा था तो मैं बार बार कह रहा था पैराबोलिक है, पैराबोलिक। तो ट्रेजेक्ट्री बतानी है आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उस वक्त मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि ये पैराबोलिक होती है। आज जो बात मैंने बोली है उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी तो करें। अब सभी को पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरीके से बनता है, एक बनता है वर्टिकल मोशन और दूसरा बनता है मेरे बच्चे हॉरिजॉन्टल। पता है ना इतनी बात सभी को, नहीं इतना तो पढ़ लिया होगा। ये रखिए, ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, सारी चीजें तुम्हारी बनाई हुई है। ये थीटा, ये यू कॉस थीटा, यहाँ पे कितना यू साइन थीटा। खैर ये दो सेगमेंट में बटा। सपोज करो अभी इसे y मान लो, इसे x मान लो और इसे y। क्लियर है, बाकी सारी चीजें सेम, टाइम वाइम सब कुछ। अगर वर्टिकल मोशन की बात करूं तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो सकता है, आप सभी को पता है कि वर्टिकल मोशन के अंदर ए कांस्टेंट था, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी का इक्वेशन में यूज करूंगा और सारी चीजें मेरे पास है। अब सपोज करो एस की जगह वाई है माइनस जी टी स्क्वायर, और u कौन सा आ जाएगा भाई, u आएगा जो ऊपर की तरफ लग रहा है, कौन सा है, u साइन थीटा। तो प्लस में कितना हो गया u साइन थीटा इंटू टी। क्लियर है। अब सभी को पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है या नहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब आप यहां से एक बात देख रहे हैं कि x का जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वो स्पीड इनटू टाइम है, तो इस तरफ कौन सी स्पीड है, u cos थीटा। तो भैया u cos थीटा को टाइम से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आ गया, ये लो। अच्छा ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं, तो ट्रेजेक्ट्री निकालोगे, जैसे सपोज करो मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई कल को आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, तो भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ बच्चे ऐसे बताते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सर्कल है वो 2D फिगर है, अगर 2D फिगर है तो दोनों सेगमेंट लिए, मतलब x भी लिया है y भी लिया, तो ऐसी यहाँ पे भी तो दोनों सेगमेंट आने चाहिए, मतलब एक फॉर्मूले के अंदर y भी आना चाहिए x भी आना चाहिए, क्योंकि पैराबोला का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यही होता है। चलो निकालते हैं। अब मेरे पास क्या गिवन है कि y इक्वल टू, पेन बदल लेते हैं, y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे एक्स इंक्लूड करने का केवल एक ही तरीका है, क्या रीजन है भाई, टी को एलिमिनेट कर दो, जैसे ही टी को एलिमिनेट करोगे तो टी का जो फॉर्मूला है, मतलब टी को एलिमिनेट करने का मतलब है टी की जगह कुछ और पुट कर दो। तो टी की जगह क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ, मतलब यू कॉस थीटा इधर चला गया तो टी की वैल्यू में यहाँ पुट करने जा रहा हूं, तो u इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में कितना u कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है।
थोड़ा आगे बढ़े तो माइनस हाफ जी साथ चल ही रहा है, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां यू से यू कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई टेन थीटा, और साथ में कौन चल रहा है इसके एक्स, तो एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान, अच्छा पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है भैया, पैराबोलिक इक्वेशन होती है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्या ये इसे रिजेंबल नहीं कर रहा? अगर मैं इसे रिजेंबल कराऊं यहां से, तो ए की जगह में लिख सकता हूं टेन थीटा, और सर बी की जगह में लिख सकता हूं कितना जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। Hence we can say that the trajectory of the projectile motion is nothing but a parabolic path। बात समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ आ रहा है ना? और नहीं पता हो तो जाके पढ़ लेना, इलेप्टिकल की, सर्कल की, लाइन की तो पता होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा ये नॉर्मल चीजें, प्लीज मैथ के अंदर इन चीजों को समझा करो। चलो यहां से थोड़ा ना खेल अब अलग होगा, कैसे होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं। भाई तुम्हारे पास क्या आया y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थी। क्लियर है? इतनी बात है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं कि टेन थीटा और एक्स को बाहर निकाल लो पूरे फॉर्मूले से। तो अगर टेन थीटा और एक्स को बाहर निकालते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। इसकी बात करें तो एक एक्स निकल गया, तो अंदर कितना बचा जी। अच्छा यार टेन थीटा करने के लिए क्या मैं चुपके से काम कर सकता हूं क्या सर? मैं चुपके से कहता हूं कि यहां पे इनविजिबल साइन थीटा था, यहां पे इनविजिबल साइन थीटा था, मतलब ये अपनी पसंद से मैंने लिख लिए। अगर ये मैंने अपनी पसंद से लिख लिए तो मुझे एक बात और समझ आई कि भाई एक साइन और एक कॉस मिलकर क्या बने टेन। तो नीचे की तरफ क्या रह जाएगा भाई, नीचे ऊपर की तरफ रहेगा एक्स, नीचे की तरफ रहेगा टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कितना। ये बात समझ आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉक है। अगर देखो इनविजिबल साइन थीटा मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करे हैं तो इनकी वैल्यू वन ही आ रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो नीचे कितना रह गया कॉस थीटा साइन थीटा, और आप सभी को पता है कि टू साइन थीटा और टू साइन को मतलब कॉस थीटा कितना होता है साइन टू थीटा। एज इट इज अगर मैं यहां पुट करता जाऊंगा तो मेरी कुछ बातें बनती जाएंगी, टेन थीटा एक्स वन माइनस जी एक्स अपॉन में कितना यू स्क्वायर साइन टू। क्लियर? अब याद करो अपनी पुरानी बातें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था यू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या था याद है कुछ, इसे कहते थे यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, मतलब आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में कितना जी। इसका मतलब अगर मैं इतने पोर्शन को हटा के लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं आर। तो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स वन माइनस एक्स अपॉन आर। समझ आ गया होगा? फिर ट्रेजेक्ट्री तो है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री के साथ एक और पार्ट निकल के आए, आर का रिलेशन, रेंज का रिलेशन। मेरी बात समझ आई? चलो इससे ऊपर जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें एक बार देख लेते। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आईआईटी के अंदर आया था। कब आया था? आईआईटी जेई मेंस में आया था, लिख लेना। आईआईटी जेई मेंस 2024 में आया था। मेंस हो, नीट हो, एडवांस हो, तीनों में ही हेल्प करता। बोला था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट। मतलब एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ जहां पे आर और एच की वैल्यू इक्वल होगी। आप सभी को पता है कि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में कितना जी। अगर मैं यहां से एच की वैल्यू निकालने लगू तो भैया एच की वैल्यू भी आप सभी को पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना टू जी।
बात समझ आ गई? बोला आर और एच दोनों इक्वल है, हमें एंगल जानना है, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैं इन दोनों को इक्वल लिख दिया। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। अब ध्यान से देखो, साइन टू थीटा को खोलोगे तो कितना आएगा? 2 sin θ cos θ इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन से एक साइन कैंसिल। अल्टीमेटली हमारे पास कितना बचा? यहाँ 2 बच रहा था ना, वो 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है? ये वाले 2 ऊपर पहुंचा। तो ध्यान से देखो, 4 इक्वल टू कितना आ गया? टेन थीटा। ऐसे कैसे आ गया? अरे भाई इधर कॉस था, इधर साइन बच रहा है, तो इधर पहुंचा दिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 4। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर है। और एक डिटेल में बात बता दूं, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 76 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री? 76 डिग्री। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से सुनना, समझना। अपना टाइम लो, पॉज करो। ये भी आईआईटी जेई 2024 में आया था, मतलब रिसेंट में ही आया है। आपसे बोला कि प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट सम एंगल, मतलब 45 और 60 एंगल पे थ्रो किया है, और किसी बिल्डिंग से थ्रो किया गया। ठीक है, और इनसे बोला रेंज और टाइम आर इक्वल। आपसे बोला था रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वी एंड बी बी इज। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक आपने पढ़ा है द टाइम ऑफ फ्लाइट, पढ़ा है सर? अभी तक आपने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल रेंज, बिल्कुल। क्या आपने पढ़ा है कि आर ओ टी का कोई रिलेशन आता है जहां पे वो इक्वल हो जाते हैं? क्या आपने पढ़ा है एच ओ टी का कोई रिलेशन आता है और वो वहां पे किसी एंगल पे इक्वल हो जाते हैं? हम लोगों ने अभी तक केवल इतना पढ़ा है कि भाई आर और एच इक्वल हो सकते हैं किसी एंगल के ऊपर, लेकिन टी एंड आर कैन नॉट बी इक्वल। और जब टी और आर इक्वल हो ही नहीं सकते और इसके अंदर दे रखा है, तो स्पीड का रेशियो निकालना इररिलेवेंट है। तो इसका मतलब आंसर कितने का आसान होती। अब करके देख लेना। एक काम करना, अगर आपको विश्वास नहीं है तो थीटा डिग्री एंगल लिखना, दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल के देख। बात समझ आ गई सभी की? तो इसलिए कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अनटिल एंड अनलेस आप इसे अप्लाई करना सीख जाओ। थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक बॉडी प्रोजेक्ट की गई है 30 डिग्री एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रखा है। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों से पूछा है 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद स्टार्ट होने के हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बता रखे हैं पिछली क्लास में, फिनोमेना बता रखा है। ये कह रहा है कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया कितने डिग्री एंगल पे? 30 डिग्री एंगल। जब प्रोजेक्ट की गई थी तो कितनी थी? 40 मीटर पर सेकेंड, है ना? अब इस 40 मीटर पर सेकेंड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक आएगी इधर 40 cos 30, तो कितनी आ जाएगी? 4 इंटू, तो cos 30 कितना होता है? √3/2। तो वैल्यू कितनी आ गई सर? 20√3। मतलब यू एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अगर यू वाई की वैल्यू निकालने लगे, भाई यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 40 sin 30। और ये तो और भी इजी हो गई, यू वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरे पास जो दो कंपोनेंट थे मैंने निकाल दिए, इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब बोला 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, मतलब टाइम कितना दे दिया? 2 सेकंड। जी की वैल्यू तेरे पास है माइनस, ठीक। 2 सेकंड बाद तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। तो जैसे ही वेलोसिटी का दिमाग में आता है, तो मुझे एक बात समझ आई कि यहाँ इस पॉइंट पे जाके तो अगर v निकालूंगा, अगर v निकालूंगा तो उसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। भाई ये वाला जो कंपोनेंट है इसे कहते हैं vx, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है किसके बराबर? ux के। अगर आप vy निकालना चाहते हैं, vy निकालना चाहते हैं, तो आप इसे निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से? vy इक्वल टू uy प्लस। तो चलो vy और uy दोनों निकालते हैं।
अगर मैंने वी वाई निकाला तो कितना आएगा, यू वाई प्लस 80। तो वी वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, यू वाई कितना गिवन है 20, तो 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी गिवन है 10, इंटू कितना कर दिया 2, तो 20 में से 20 गए, कितने बचे, मतलब वी वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0। तो अल्टीमेटली मुझे पता लग गया कि बॉडी 2 सेकंड बाद कहां पे पहुंच गई थी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई थी। देखो ऐसा कैसे पता लगा, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ द वाई एक्सिस इज 0, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो सर वी एक्स की वैल्यू कितनी है, जो कि यू एक्स की है, कितनी है 20√3। तो बेटा अगर इन दोनों को निकालना भी चाहो, अब यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी क्या करते हैं, बच्चों को भ्रमित कर देते, कहते बेटा कांस्टेंट वो वी की वैल्यू निकालते, कुछ ही नहीं करना, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर डायरेक्ट लगाना, और वेक्टर नहीं आता तो प्ले लिस्ट में जाके पहला वेक्टर ये देख लेना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वैल्यू तो 0 ही दे रखी है, और इसका स्क्वायर करोगे भी तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, यही तो आएगा, ये ले। So 20√3 meter per second is the your correct answer after t equal to 2 सेकेंड। और यहां से तो एक एक्स्ट्रा बात पता लग गई कि 2 सेकेंड बाद हमारी बॉडी कहां पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे। चलिए पलटन करो इसे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता कि इस क्वेश्चन को तुम जज करो, लेकिन हाँ कुछ बच्चे इसे भी गलत करिए। भाई सिंपल सी कहानी है कि आर की वैल्यू जो अभी तक तुमने सीखी है वो कितनी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में कितना जी, और यहां पे तो एंगल दे रखे हैं, तो अगर यहाँ पे 2 एंगल दे रखे हैं तो आर 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी सेम है और जी सेम रहता ही है, तो हम वी कांट चेंज यू, तो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 15 कितना आ गया साइन 30 अपॉन में कितना ये, और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 50 मीटर, तो 50 इज इक्वल टू यू अपॉन में कितना 1/2 इंटू जी, ठीक है नॉर्मल है। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि यार 30 की वैल्यू निकालो, तो यू स्क्वायर 2 इंटू 30, तो 30 साइन 60 की वैल्यू अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो निकालना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, डर मत जाना कि वो क्या दे दिया सर ने, भाई यू स्क्वायर तो सेम है ना, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह अगर मैं लिखना चाहूं यहां से, तो वैल्यू कितनी हो सकती है 50 इंटू 2, ये कितना हो गया 100 मीटर, तो मुझे यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू मिल गई, मैंने यहाँ पे 100 मीटर डायरेक्ट लिख दिया। अब साइन 60 की बात करें, साइन 60 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखें साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो R30 की वैल्यू कितनी आ रही है, R30 की वैल्यू होगी 50√3, देखिए कोई गलती तो नहीं करी हम लोगों ने, साइन 31/2, ओके ये ऊपर गया, ठीक तो करा है, यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह मैंने पुट कर दिया 100 और साइन 60√, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बात समझ आ गई। और यहाँ पे शायद दे नहीं रखा, ये वाला है 50√3, देख ले क्लियर, हो जाती है गलती कई बार, क्या पता बेचारे ने लिखने में गलती कर दी हो, ठीक है चलिए आगे 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 आगे। हाँ जी इसके बारे में बताओ, बोल रखा है कि आगे ना ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं, ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन आगे इंपॉर्टेंट है, सॉरी, the trajectory of a projectile projected from the given ground is something something something, आप सबको पता है कि भाई ट्रेजेक्ट्री की वैल्यू है तो y और x होंगे, यहाँ कितना दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 20, आपसे बोला है वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, इन्हें ऑलरेडी कह दिया है कि हाइट कैसी होगी मैक्सिमम होगी, मतलब y की वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम होगी, और y की वैल्यू मैक्सिमम तभी होती है जब dy अपॉन dx
की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो भैया डिफरेंशिएट तो हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने में तो 1 माइनस 2x/20 आ गया, लेकिन ये सब कुछ किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो 1 इक्वल टू 2x/20, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 20 और x की वैल्यू कितनी आ गई 10। भैया अगर 10 की वैल्यू आप निकाल रहे हो मतलब यहाँ पे आपने 10 निकाला, लेकिन मुझे चाहिए क्या, y चाहिए। तो इस वाले फॉर्मूले में मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, कैसे, y इक्वल टू 10 माइनस 10 का स्क्वायर 100/20, तो 20 और 5। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। क्लियर है, ये कंफ्यूजन मत करना कि x की वैल्यू चाहिए पा, बेटा यहाँ पे वैल्यू कौन सी ठीक आई है, 5 मीटर। क्लियर है, चलिए इसके बारे में बताओ। हाल फिलहाल का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, कह सकते हैं आप कंसेप्ट एक बार में पकड़ लो। अगर थोड़ा बहुत दिमाग दिया है ना आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर दो, कोई बहुत बड़ा पेन चलाने की नीड नहीं है। चलो करके देखते। बोल रहा है द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द गन इज यू, मतलब यू है वही, याद हो तो ये ऐसे, ये ये यू है। अब उसने बोला कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड कितनी हो गई, √3u/2। अरे मेरे बच्चे, और पूछा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तुम सबको पता है कि एट हाईएस्ट पॉइंट vy की वैल्यू 0 होती है और vx की वैल्यू ux के बराबर होती है, जो u cos थीटा होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, ये गिवन है √u/2, u से u कैंसिल, और cos मतलब cos थीटा √3/2 कब आता है, जब ये थीटा की वैल्यू 60 होती है। और आपको थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, भैया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, u sin थीटा अपॉन जी। तो लिखो 2u इंटू साइन थीटा, साइन 60 कितना होता है याद करो। अगर साइन 60 याद ना आ रहा हो ना तो डूब के मर जाना। बताओ कितना होता है, अरे थीटा की जगह साइन 60 रख दिया ना। हाय, जी की वैल्यू 10 रखो। देखो बहुत सिंपल सिंपल केस है यहाँ पे जीवन के, सिंपल सिंपल केस इसलिए हैं क्योंकि, सॉरी सॉरी साइन 60 नहीं है, मैं वही सोच रहा हूँ, साइन 30 1/g। तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई u/g। सॉरी सॉरी, दिमाग में आई नहीं वो, कंफ्यूजन हो गई। वही है ना, साइन 30 कितना होता है, ये √3/2। तो यहाँ पे वैल्यू जो सेम आ गई वो कौन सी है, मतलब जो आपका आंसर है वो कौन सा गिवन है, u/g। भाई हो जाता है कभी कभी, आज वैसे भी मंडे है, फास्ट है, कुछ खाया नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। खत्म। तो बेटा जो मेरा कहने का मेन मुद्दा है वो केवल इतना सा है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन का जनरल सेंस, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्शन कर चुके, आपको पढ़ाया है ना ये सब कुछ मैंने। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, तो आज हमने करा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। कल हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अगर रहा तो ऑब्लिक को भी साथ कर लेंगे और दोनों की इंप्लीमेंटेशन कर लेंगे। एंड एट द लास्ट जो आईटी नीट वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चों के लिए इतना काफी है। बात आती है आईटी एडवांस में, तो वहां पे बोला जाता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक के दिखाओ, तो आप वहां पे जाके उसका यूज करें। और पहचानने की गलती ऐसे मत करना कि देखो कई लोग ऐसा है फेक चैनल बना लेते, तो आप चेहरे को देख के, ये वर्ड्स को देख के ही, फिजिक्स विद प्रिंस जो है हमारा, आपको इतना तो याद हो गया होगा, ये सिंबल है, तो इस सिंबल को देख के ही चीजों को पहचानो, चीजों को करो। और प्लेलिस्ट में एवरीथिंग इज एट सिंपलर लेवल बता रखा है, वेक्टर है, 1D है, 2D है,
समझे, यूनिट एंड मेजरमेंट है। हर किसी के ऊपर बड़ी बड़ी एक ऐसी लाइन लिख रखी है, काइनेमेटिक्स इन अ प्लेन, 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1, यहाँ तक कि ये भी बता रखा है। कहीं कहीं ये भी बता रखा है कि प्रोजेक्टाइल में भी क्या पढ़ाना है। समझ आ गई मेरी बात इतनी सभी को? तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से नई क्लास के अंदर। टिल देन प्लीज प्रैक्टिस करें और फोकस करें। थैंक यू सो मच।